अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सिलेबस में बदलाव की चर्चा अपनी जगह है, लेकिन बाल विकास जो है ना, बाल विकास एवं जो शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी समझ आपकी तैयारी की नींव मजबूत करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे बाल विकास है, शिक्षण विधियां हैं, तो ये सारी की सारी जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे टीचिंग के लिए ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक बेस मजबूत करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, जैसे बाल विकास हुआ, मनोविज्ञान हुआ, और हमारा शिक्षण विधियां हुई, और व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं हुई। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो जो और अब उससे सबसे खास बात याद याद ये ध्यान रखिए कि मैं इन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में और अ, अपने हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा हर कॉन्सेप्ट को इस तरह समझाऊं कि आज जो भी क्वेश्चंस आए, किसी भी तरीके से घूम कर आए, आप उसे पहचान सकें। ठीक है, और कर सकें। ठीक है, ये जो पूरा एक जो आपको मैं यहाँ पर एक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं, बिल्कुल फ्री है, आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज अच्छे से समझाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बिना किसी देरी करते हुए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं हर एक चीज को बड़े अच्छे से समझाऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी क्लास में। और जैसे कि हम पहली बात तो हम करेंगे भाई, शिक्षण, जो हमारी शिक्षण की परिभाषा है वो क्या है। मतलब कि आपसे मैं कहूं टीचिंग क्या है, तो आपका जो राइट आंसर आगा वो क्या आगा, जो एक टीचर के अंदर जितने भी गुण होते हैं, जितने भी किसी भी आप उसके अंदर किसी भी एस्पेक्ट को लेकर या किसी भी विषय को लेकर जितनी जानकारी होती है, जितनी भी सब कुछ, जितनी जानकारी उसके अंदर अपने अंदर समाहित करा हुआ होता है, जितनी जानकारी इकट्ठी कर हुई होती है किसी एक विषय के लिए, फिर वो क्या होता है, वो सारी की सारी जानकारी वो अपने बच्चों को जिस क्रिया से, जिस प्रकार से पहुंचाता है, जिस प्रकार से क्रिया से पहुंचाता है, वो क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, टीचिंग, यानी कि शिक्षण कहलाती है। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए, मतलब अब देखो मैंने कहा ना, एक शिक्षक मतलब एक टीचर अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया, मतलब कि जो क्रिया करता है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक जानकारी, मतलब आप मेरे स्टूडेंट और मैं आपका टीचर हूं, तो मैं आपको यहां पर क्या सिखा रहा हूं, टीचिंग। टीचिंग मतलब कि यहां पर मैं आपको एक एक मैंने सब्जेक्ट ले लिया और उसमें से विषय मैंने ले लिया टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग है मैं आपको ये समझा रहा हूं टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपको टीचिंग क्या होती है, तो मैं आपको जहां इस क्लास में जिस क्रिया से आपको समझा रहा हूं, जिस मेथड से आपको समझा रहा हूं, वो क्या होगी, मेरी टीचिंग। ठीक है, क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है, मैं आपको प्रेरित तो करता हूं प्यारे बच्चों। देखो भाई, सिलेबस चेंज करने की बात आ रही है, लेकिन हमारी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारी बेसिक्स को मजबूत करते हैं, तो हमें घबराना कहीं पर भी नहीं है। तो ये क्या है, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं किस चीज के लिए, सुपर टेट की तैयारी करने के लिए और आपको कामयाब बनाने के लिए इसको प्रेरित कर रहा हूं ना। तो ये क्या हुआ, मेरा टीचिंग, ये क्या हुआ, मेरा टीचिंग हुआ, बस यही हमारा टीचिंग है। एक शिक्षक मतलब कि एक टीचर अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब अब मैं बात कहूं, अब जैसे कि हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हमारा, आपको भी मालूम होगा, गणित, जो आप गणित है, आप गणित के अंदर जानकारी जितनी भी लेते हैं, लेकिन आप गणित सीख जाते हैं तो आप विज्ञान के साथ इसको शामिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स करते हैं। ठीक है, फिजिक्स, आपने फिजिक्स ले लिया, तो आपने फिजिक्स करी। ठीक है, तो फिजिक्स में आपने बहुत सारी चीजें वहां सीखी, तो वहां पर फिजिक्स में सीखने के लिए आपने, जैसे कि आपने एक थ्योरी निकाल ली आपने, जैसे कि आपने u प्लस वी, ठीक है, और आपने फॉर्मूला लगाया, और इस तरीके से फॉर्मूला लगाने के बाद आपने फॉर्मूला लगा के इसमें मान रखेंगे आप,
तो जब इसमें मान रखेंगे ना, तो इसमें जो मान रखेंगे वो किस प्रकार से रखेंगे, आप गणित का सहारा लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने में। तो क्या हुआ, गणित का संबंध सबसे ज्यादा किसमें होता है, विज्ञान के साथ होता है, बात खत्म। ये क्या हुआ, मैं आपको एक क्रिया कर करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताई, तो ये क्या हुआ, मेरा शिक्षण हुआ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो जब हम गणित का विषय करते हैं, ठीक है, अब गणित का विषय जब एक टीचर, ठीक है, जब आप मान लो आप टीचर बन गए, तो आप गणित के विषय में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ना बहुत सारी चीजें दिखाएंगे उसको, ठीक है। जैसे कि आप उसको सिखा रहे हैं, किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई कितने होते हैं, एक और एक कितना होता है, दो होता है, तो आप क्या करेंगे, एक माचिस की तिल्ली लेंगे भाई एक, ठीक है, एक माचिस की तिल्ली ले लेंगे, फिर एक माचिस की तिल्ली और लेंगे, तो कहेंगे बेटा ये कितनी तीलियां हो गई, तो आप कहेंगे बेटा ये जो बच्चे कहेंगे तो कहेंगे सर ये दो तिल्लियां हो गई, तो कितनी हो गई, दो तिल्ली हो गई, ठीक है। तो आप बताएंगे जब इन दो तिल्लियों के बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगा लेते हैं तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों जोड़। तो ये क्या हो गया, मैं आपको दृश्य सामग्री कर रहा हूं, एक सामग्री ये दिखा दी, एक सामग्री ये दिखा दी, तो ये दृश्य सामग्री। अब जो मैं बोल रहा हूं श्रव्य सामग्री हो गई, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो गणित विषय में हम प्रयोग क्या करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, बस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक टीचिंग हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार मतलब कि जो हम टीचिंग करते हैं वो हमारा क्या है, ठीक है, और वो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब कि जो हम अपना आपको ज्ञान देख रहे हैं वो किस प्रकार से दे रहे हैं, को उसका उद्देश्य क्या है। देखो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्ञानात्मक और एक होता है दूसरा भावनात्मक, मतलब भावात्मक, ठीक है, और तीसरा होता है मनोगत्यात्मक। देखो ये तीनों होते क्या है, हम आपको टीचर मतलब टीचिंग कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानात्मक तरीके से कर रहे हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण। अब ज्ञानात्मक शिक्षण क्या होता है भाई, और भावात्मक शिक्षण क्या होता है। देखो भावात्मक शिक्षण, पहले मैं आपको भावात्मक शिक्षण के बारे में बताता हूं। भावात्मक शिक्षण क्या होता है, भावात्मक शिक्षण वो होता है जहां हम आपको जहां बच्चों को हम प्रेम प्रेम करना सिखाते हैं, ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जागृत करते हैं, ठीक है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भाई लव अफेयर वगैरह नहीं, प्रेम का मतलब कि दूसरों से किस प्रकार से प्रेम स्वभाव से बात करेंगे, किसी दूसरे बच्चे से आप किस प्रकार से मुस्कुरा कर और अच्छे से बात करना है आपको, और दूसरे लोगों के सहारा लेना है, किसी और एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे के साथ बैठकर आपको काम करना है, एक दूसरे के साथ बैठकर आपको अपने प्रयोग करने हैं। तो ये एक बच्चे में क्या होगा, अब भावात्मक शिक्षण पैदा करेगा। तो ये क्या हो गया, एक भावात्मक शिक्षण। अब मनोगत्यात्मक शिक्षण क्या होता है, मनोगत्यात्मक शिक्षण वो होता है जहां हम बच्चों को बहुत सारी चीजें कर करके दिखाते हैं। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा पेड़ लगाना, हमें हमें क्या होता है, हमें अपनी प्रकृति में, हमें जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो रहा है, तो पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाओ, और हमें साफ सफाई रखनी चाहिए तो साफ सफाई करवाते हैं उससे, ठीक है, मतलब कि साफ सफाई करने की जानकारी देते हैं, और उसको कहते हैं कि हमें घर में कोई भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमें मनोगत्यात्मक शिक्षण दे रहे हैं, इसके सहारे जो हम बता रहे हैं साफ सफाई करनी चाहिए, गंदगी करनी चाहिए, तो हम जो है इसमें हाथ पैर की क्रियाएं हो रही है। इस मनोगत्यात्मक शिक्षण में हम शारीरिक क्रियाओं को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं उसको, जिसके माध्यम से जो अपनी शरीर की क्रियाएं हैं वो शरीर की क्रियाओं को करके, शरीर की क्रियाएं करके वो अपने विभिन्न विभिन्न कार्य को करे, और अपने जो जीवन में उसको जीवन में अपने बदलाव लाए। तो क्या ये क्या हुआ, अपने शरीर की, अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उसको एक व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। कि हम कैसा परिवर्तन ला रहे हैं शरीर की क्रियाओं के द्वारा, कि भाई साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है, गंदगी नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी, पेड़ लगाना चाहिए। तो जब बच्चा ये पेड़ लगाएगा तो क्या करेगा, शारीरिक क्रियाएं करेगा, गंदगी कैसे साफ सफाई रखेगा तो क्या करेगा, वो अपनी शारीरिक क्रियाएं करेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये अपनी मनोगत्यात्मक, ठीक है, शरीर को चलाने का, ठीक है, मन को अपने एक ओर केंद्रित करके शरीर को चलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मनोगत्यात्मक शिक्षण, क्योंकि बच्चा अपने शरीर का भी ध्यान रखना सीखेगा इसमें। हम उसके बारे में उसको बताएंगे कि काम करने के क्या क्या फायदे हैं, शरीर में जो है
कितना हमें कितना बेनिफिशियल है। तो ये क्या हो गया, मनोगत्यात्मक शिक्षण और भावात्मक शिक्षण। अब ज्ञानात्मक शिक्षण क्या भाई? देखो ज्ञानात्मक शिक्षण क्या होता है, देखो ज्ञानात्मक शिक्षण वो होता है जहां हम बच्चों को एक टास्क देते हैं। क्या देते हैं? एक टास्क देते हैं। क्या देते हैं? एक टास्क देती है, ठीक है। अब टास्क देते हैं कि हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों ये बताओ कि भाई जो हमारा पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, वो भोजन कैसे करते हैं? तो अब बच्चे सोचने लगेंगे, यार पेड़ है, हम सोचेंगे पेड़ होता है, पेड़ को कोई खाना बना के जाता होगा। बच्चे सोचेंगे इस प्रकार से, बच्चे सोचेंगे कि पेड़ को कोई खाना दे के जाता होगा, कोई थाली में खाना दे के जाता होगा, अरे भगवान आते होंगे या हम देते होंगे। तो वो बच्चे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी दिमाग की क्रियाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों? यहां पर दिमाग की क्रियाएं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? दिमाग की क्रियाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये क्या है? तर्क शक्ति, अपनी अपनी तर्क शक्ति यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ये अपनी तर्क शक्ति यूज कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ज्ञानात्मक शिक्षण। हम किसी भी वस्तु को तर्क के माध्यम से समझाते हैं और बच्चों को अपना दिमाग चलाने देते हैं और सोचने देते हैं, समझने देते हैं। यही हमारा क्या होता है? ज्ञानात्मक शिक्षण। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इन टॉपिक्स के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे से मैंने समझाया। भावात्मक क्या होता है? हमारे भावों का शिक्षण होता है। मनोगत्यात्मक हमारा शारीरिक शिक्षण होता है। ज्ञानात्मक शिक्षण हमारा सोच का शिक्षण होता है। बस, आई होप ये बात आपको समझ में होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देखो हमने ये आपको बता दिया भाई, जो हमारे उद्देश्य के आधार पर जो हमारे शिक्षण होते हैं वो 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर हमारे उद्देश्य क्या है? कि भाई हमारा उद्देश्य है बच्चों का भाव जो बच्चे होते हैं उनको ठीक करना, मनोगत्यात्मक शिक्षण देना, ज्ञानात्मक शिक्षण देना। ठीक है, अब ये इनमें इनमें हम ज्ञानात्मक शिक्षण अगर देंगे या भावात्मक शिक्षण देंगे तो कैसे देंगे? जो बच्चों का डेवलप हो, उस मानसिक डेवलप हो। ठीक है, जैसे भावात्मक शिक्षण में मानसिक डेवलप और शारीरिक डेवलप किस प्रकार से हो, कैसे कैसे करेंगे, धीरे धीरे उनको किस प्रकार से समझाएंगे, कौन सी विधियों का हम उपयोग करेंगे, हमें ये त्याग करना है और हमें ये देखना है कि उन बच्चों को हम समझाएंगे तो कौन सी विधियां अप्लाई करें उन बच्चों पर, जो बच्चे वो आसानी से समझ सकें। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो शिक्षण जो है, हमारी शिक्षण प्रमुख विधियां जो होती हैं वो हमारी 4 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 होती हैं? एक तो हमारी विश्लेषण विधि होती है, एक संश्लेषण विधि होती है और हमारी एक आगमन विधि होती है और एक निगमन विधि होती है। तो ये 4 विधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भाई शिक्षण जो हमारे विश्लेषण विधि होती है, कितनी विधि होती है? पहले भाई देखो, जो हमारी जो विधि होती है, बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों की 4 प्रमुख विधियों के बारे में बात करने वाला हूं। कितनी? 4 प्रमुख विधियों के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये 4 ही जो विधियां हैं हमारी शिक्षण में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अब देखो विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण से ही आपको मालूम होगा कि इससे ही पता चल रहा होगा, जो विश्लेषण का मतलब है ना, विश्लेषण का मतलब हो गया कि हमारे को विशेष मतलब कि विशेषता विस्तार रूप से, विश्लेषण मतलब कि विस्तार रूप से छोटे छोटे भागों में। ठीक है, किसी भी वस्तु को, मतलब कोई भी एक विषय का टॉपिक ले लिया हमने, ठीक है, बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चों का एक टॉपिक ले लिया कोई भी वस्तु का या कोई भी विषय का, और उसे छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन करना सिखा रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा? विश्लेषण विधि होती है। तो आपसे मैं अगर पूछूं विश्लेषण विधि क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि किसी भी विषय के, किसी भी वस्तु के भाग को जब हम छोटे छोटे भागों में अध्ययन कर बांट कर, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन करना सिखाते हैं, अध्ययन करना सिखाते हैं बच्चों को, यही हमारा क्या होता है? विश्लेषण विधि होता है। अब देखो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? अज्ञात मतलब, अज्ञात का मतलब जो जानकारी नहीं है उसके बारे में, अब हम ज्ञात की ओर जाते हैं इसमें। ठीक है, यही मतलब होगा, निष्कर्ष आपको दे देंगे उसको भाई हमें कोई एक आंसर दे दिया, उसको हमें निष्कर्ष निकालना है। अब देखो निकालना कैसे है, देखो भाई क्या होता है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, हम आपसे पूछें भाई बताओ प्यारे बच्चों, जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ और जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, और पत्तियां, ठीक है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? हरी क्यों होती हैं? क्यों होती हैं?
तो आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा भाई? आप सोचोगे पहले, आप क्या करोगे? अपनी मानसिक क्रियाओं को दौड़ाओगे। ठीक है, मानसिक क्रियाओं को आप दौड़ाओगे। आपने मतलब देखो, आपने बच्चों को इस प्रकार से पूछा कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं। आप जो है इस प्रकार से बच्चों से पूछो, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो बच्चे के आंसर क्या आगा कि पत्ती में कौन सा ऐसा पदार्थ होगा, कौन सा वो जो है कलर डालती होंगे। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा उनका, मतलब कि पहला क्वेश्चन अपने मन में ही वो सोच रहे होंगे कि पत्ती में कौन सा पदार्थ होता है भाई, जिसके कारण जो है हमारा पहला आया ये देखो कि पत्तियों में कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण हमारी पत्ती हरी होती है। ठीक है, एक पॉइंट वो समझे। तो एक छोटे भागों में इसको तोड़ेंगे पहले। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया और उसका एक क्वेश्चन और निकाला मैंने। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन और निकाला कि भाई पत्ती में कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। दूसरा, भाई अब हमें पता चल गया, अब हमें यार ये भी पता चला ये क्लोरोफिल होता है कुछ। तो आपका क्या होगा भाई, क्लोरोफिल क्या होता है? क्या होता है भाई क्लोरोफिल क्या होता है? आपका आंसर यही तो होगा, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है। तो आपका दो, आपके पास एक दो छोटे भाग हो गए। एक ये हो गया पत्ते हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल क्या होता है। तीसरा आपसे पूछा जाए भाई, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, रंग। ठीक है, रंग कैसा होता है। आपके पास कितने भाग हो गए, उस एक क्वेश्चन के तीन भागों में तोड़ लिया आपने उसको। पहले एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, फिर मैंने उसको तीन भागों में तोड़ लिया। और पत्तियां हरी कौन से पदार्थ के कारण होती हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, और मैंने एक और पूछा भाई क्लोरोफिल जो है प्रकाश के साथ क्या होता है। आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, आपको तो मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो भाई क्लोरोफिल, आपको बच्चों को बताओ क्लोरोफिल प्रकाश के साथ जो है क्रियाएं करके भोजन बना। तो अब उसके आपने पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे, एक बोर्ड पर लिख लोगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप जो है इन क्वेश्चन को लिखोगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, पत्ती में कौन सा पदार्थ होता है। तो बच्चों से आप कहोगे क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था भाई, आपने बोर्ड पर लिख लिए ये सारे क्वेश्चन कि क्लोरोफिल क्या है। तो आप बताओगे क्लोरोफिल एक लवक है, मतलब कि लवणक है जो हमारे पत्तियों में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक लवणक है, बड़लक है हमारा। ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा है हमारा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो आप बच्चों को बताओ क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है, हरा होता है। अब बच्चों को इस प्रकार से समझा रहे हो आपने, अरे सॉरी, आपने तीन तीन तो क्वेश्चन बता दिए। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है यही बता दिया, एक लवणक होता है, और रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये आपने बता दिया। अब आप बताओगे क्लोरोफिल जो है हमारा प्रकाश के साथ, क्लोरोफिल प्रकाश के साथ क्रिया करके हमारे साथ, मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अब हमारा चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या निकल, अब पांचवा क्वेश्चन वो होगा हमारा एक उनसे बच्चों से पूछने का, प्यारे बच्चों अब बताओ पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है। तो वो जो बच्चे बताएंगे वो बताएंगे कि पेड़ पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो क्या हो गया कि आपने किसी एक वस्तु या किसी विषय के एक टॉपिक को या भाग को आपने छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, और उस प्रकार से बांटकर अध्ययन कराना ही आपका, अध्ययन करके सिखा रहे हो आप, वही हमारा विश्लेषण विधि हो गया। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं संश्लेषण विधि। अब भाई संश्लेषण विधि क्या होती है, हमारी जो संश्लेषण विधि होती है वो संश्लेषण विधि क्या होती है। देखो किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को एकत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम, संश्लेषण विधि कहते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या भाई, किसी आप मान लो आपने क्या करा, आप एक टीचर हो, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आपने मैंने आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि पत्तियों का रंग कैसा होता है। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपने क्या करोगे, आप समस्त वस्तुओं को इकट्ठा कर लोगे, एक ही क्वेश्चन ले लिया, फिर विचारों आदि को एकत्रित करके अध्ययन किया जाता है, मतलब अध्ययन कराओगे आप, उसे हम संश्लेषण कहते हैं। ज्ञात से, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, अभी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये क्या कैसे आते हैं,
मतलब ज्ञात, आपको पहले से ही वो सारी की सारी चीजें मालूम है, ठीक है। फिर आप अज्ञात की ओर जाओगे उससे। अब अज्ञात की ओर कैसे जाओगे, मतलब कि पूरे की ओर। आपको कोई भी ज्ञान है लेकिन वो ज्ञात है, ठीक है, लेकिन वो अधूरा है अभी। क्या है वो, अभी वो अधूरा है। हम भागों से क्या कर रहे हैं, अब अज्ञात की ओर जाएंगे, पूरे की ओर जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब हमने आपसे अभी हमने विश्लेषण विधि में बताया था, क्या बताया था, विश्लेषण विधि में मैंने आपको समझाया कि भाई जो हरी पत्तियां होती हैं क्यों होती हैं। तो हमने अलग अलग बातें सीखी थी। तो जैसे कि हमने बातें सीखी थी, पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये क्या हो गया, ये सारी की सारी क्रियाएं हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी मतलब कि एक आपने सारी बातें इकट्ठी कर ली थी ये, ठीक है। ये सारी बातें इकट्ठी कर ली, आपको ज्ञात था, ये सारी बातें ज्ञात हो गई। जैसे कि मैंने आपको बता दी ये सारी बातें, पत्तियों का रंग, क्लोरोफिल रंग, क्लोरोफिल का रंग, क्लोरोफिल प्रकाश के साथ अवशोषित होता है, और पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सारी जानकारी इकट्ठी कर ली आपने। देखिए क्या लिखा है इसने, समस्याओं, वस्तुओं और विचारों को एकत्रित करके, मतलब कि ये सारी की सारी इकट्ठी कर ली आपने जानकारी, इकट्ठी कर ली, कलेक्ट कर ली, एकत्रित कर ली। अब इन सभी तथ्यों को जोड़कर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, कि भाई किलो, अब देखो ये सारी के सारे तथ्य हमने इकट्ठे कर लिए, क्या कर लिए, हमने इकट्ठे कर लिए, मतलब एकत्रित कर लिए। अब एकत्रित करके हम जो है, एकत्रित करके इस सारी की सारी जो वस्तुएं एकत्रित करके हम अब वस्तुओं को एक क्या करेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष हमें यह निकालते हैं कि जो पत्तियों का रंग होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, और यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये क्या आ गया, आपने पहले सारी के सारे उदाहरणों को इकट्ठे करे थे आपने, और विचारों को इकट्ठा कर लिया, और आपने उससे एक निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, और यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने एक पूरा का पूरा एक आंसर निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया। यही हमारा क्या हो गया, ज्ञात से, मतलब आपको ये सारे के सारे उदाहरण ज्ञात थे, और ज्ञात से आप अज्ञात की ओर चले गए। बस आपने एक डेफिनेशन बना दी, बस नॉर्मल सी बात थी ये, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपके, आपको ये समझ में आई या नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए। फिर क्या हुआ, आपको ज्ञात थी, फिर आपने उससे एक डेफिनेशन बनाई उदाहरणों के माध्यम से, अपने ज्ञात वाली चीजों से, मतलब उदाहरण के द्वारा से आपने क्या हुआ, ज्ञात अज्ञात की ओर गए, मतलब कि आप नियम बनाया आपने, ठीक है, आपने नियम बनाया, मतलब कि उदाहरण से नियम की ओर चले गया, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, मतलब कि इसमें तथ्यों से निष्कर्ष की ओर गए थे, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर, इसमें निष्कर्ष से हम तथ्यों की ओर गए थे, किसमें, विश्लेषण विधि में। आपने छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया उसको, तोड़ने के बाद आपने सोचा, ठीक है, तथ्यों में तोड़ के आपने ये क्या हुआ, निष्कर्ष में निकाला, और आपने तथ्यों से निष्कर्ष की ओर गए, आपको तथ्य मालूम थे, तथ्य ज्ञात थे आपको पहले से ही, तथ्य से आप निष्कर्ष की ओर गए, मतलब कि अज्ञात की ओर गए, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब विश्लेषण उल्टा होता है हमारा, किसका, संश्लेषण का उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हमारा जो है वो है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण, मतलब उदाहरण, उदाहरण से आप कहां जाओगे, नियम बनाओगे, ठीक है, नियम बनाओगे, फिर नियम को सत्यापित करोगे। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि ये होती है हमारी, इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर आप जाते हो, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हो आप। अब देखो भाई आगमन विधि क्या होती है, देखो जब विद्यार्थी विशेष उदाहरणों, घटनाओं या तथ्यों का निरीक्षण करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत का
सिद्धांत तक पहुंचते हैं, ठीक है, सिद्धांत तक पहुंचते हैं, पहुंचाते हैं। देखो आपको मैंने कोई एक टॉपिक दिया, ये उदाहरण दिए, तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, घटनाओं का, तथ्यों का निरीक्षण करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है, आपको उस तक पहुंचाऊंगा। तो उससे एक, उसे हम जो कहेंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आगमन विधि कहेंगे, ठीक है। तो उदाहरणों, घटनाओं तथा तथ्यों का निरीक्षण करके एक सामान्य हम नियम या सिद्धांत को बनाएंगे, ठीक है। किसके माध्यम से? उदाहरणों के, तथ्यों के और घटनाओं का, और उनका जो तथ्यों का निरीक्षण है उसका करके हम उसका नियम बनाएंगे और सिद्धांत का उसका सिद्धांत बनाएंगे, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो गई, यही हमारा आगमन विधि हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब ये हो गया कि आप जो है विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको मैं, प्यारे बच्चों, आपको मान लो मैं 3 अलग-अलग धातुओं का आपको मैं प्रयोग कराता हूँ। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि भाई लोहा, लोहा, गर्मी, ठीक है, बराबर, ठीक है। अगर आपको देखो पहले एक और दूसरा, तांबा, फिर गर्मी और फिर एल्यूमीनियम, फिर और गर्मी। तो ये, अब प्यारे बच्चों ये बताओ, मैंने आपको उदाहरण दे दिए और आपको तथ्यों, और आपको तथ्य दे दिए कि भाई लोहा और गर्मी, तांबा गर्मी, एल्यूमिनियम गर्मी। मतलब अब ये मैंने आपको उदाहरण ले रहा हूं, तो अब मैं इन उदाहरणों का, इन तथ्यों का आपके सामने एक प्रयोग करके दिखा रहा हूं। एक लोहा ले लिया मैंने, लोहा की कोई छड़ ले ली या कुछ भी ले लिया लोहा, और जब मैंने उसको गर्म किया, मैंने एक हीट तक बहुत ज्यादा जब मैंने उसको गर्म किया ना, जब मैंने उसको गर्म किया तो वो लोहा क्या होगा, फैलने लगेगा। क्या हो जाता है? लोहा फैलता है। जब लोहा को गर्म किया जाता है तो लोहा फैल जाता है। अब मैंने तांबा को गर्म किया, तो तांबा को गर्म किया, गर्म, जब गर्मी मतलब गर्मी दी, गर्मी दी या गर्म दी, गर्मी दी, जब मैंने उसको गर्म किया तो वो भी फैला, फैलने लगा, मतलब फैल गया। अब मैंने एल्यूमिनियम, अब मैंने एल्यूमिनियम को गर्म किया, जब मैंने एल्यूमिनियम को गर्म किया तो जब हमने देखा कि भाई एल्यूमिनियम है, वो भी फैलने लगा। तो ये सारी की सारी मैंने आपको क्रियाएं करी, आपको मैंने उदाहरण दिया, तथ्य दिए कि लोहा दिया, तांबा दिया, आपके सामने ही मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से एक नियम बताया और सिखाया कि गर्म करने पर क्या, गर्म करने पर, गर्म करने पर धातुएं, धातुएं फैलती हैं। क्या? धातुएं फैलती हैं। तो मैंने ये, अब मैंने ये उदाहरण के माध्यम से, ये मैंने सब उदाहरण लिए थे, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको एक डेफिनेशन बना दी। क्या बना दिया मैंने? एक डेफिनेशन बताया कि धातुओं को जैसे गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। तो बस ये एक डेफिनेशन बन गई। मतलब आपने उदाहरण लिए, उदाहरण से नियम बनाया और नियम का आपने सत्यापित कर दिया, ठीक है। गर्म करा, गर्म करने के बाद आपने उदाहरण लिए थे, फिर गर्म किया, गर्म से आपने सत्यापन कर लिया, ठीक है, फैलने लगा, आपको सत्यापित हो गए और आपने नियम भी बना दिया। बस यही हमारा क्या हो गया, आगमन विधि हो गया, जहां हम इसे क्या बोलते हैं, उदाहरण या प्रयोग, नियम, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण विधि कह सकते हो आपको, उदाहरण विधि, ठीक है, उदाहरण विधि। तो आपने उदाहरण या प्रयोग के माध्यम से और के माध्यम से आपने नियम बनाए, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम आगमन विधि कहते हैं। आप इस प्रकार से जब बच्चों को समझाएंगे तो ये हमारी आगमन विधि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? आगमन विधि हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक और चीज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं? निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या होता है? अब निगमन विधि क्या होता है? इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपने पहले नियम ले लेंगे, फिर उनकी विधियां वगैरह ले लेंगे, ठीक है। नियम, आपको नियम दे रखा हुआ, आपने जैसे कि गर्म धातु, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं, आपने नियम ले लिया। अब फिर विधि लोगे कि विधि का मतलब ये हो गया कि भी गर्म करने वाली जो विधि हो गई, लोहा को गर्म कर रहे हैं तो वो एक विधि के द्वारा कैसे गर्म कर रहे हैं। तो आप डेफिनेशन, नियम और जो है विधि ले रहे हैं। तो आप नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं इसमें, क्या? ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं।
ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सामान्य तो है, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। आपसे मैंने कहा भी गर्म करने पर, आपने बच्चों से पूछा, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। आपने आगमन विधि अभी बताई नहीं है, ठीक है, निगमन विधि पे डायरेक्ट आ गए आप बच्चों से पूछने लगे, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। आप बोलोगे, बच्चा बोलेगा गर्म करोगे धातुओं फैलेंगी कैसे? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो उनका यही होगा कि गर्म कर रहे हैं, धातुएं फैलती कैसे हैं? तो आप उसको क्या करेंगे, आपने नियम लिखवा दिया, आपने बच्चों को बोर्ड पर नियम लिखवा दिया, गर्म करने पर धातुएं फैलती हैं। और फैलने के बाद जो है फैलने के बाद जो है वो आकार लेती हैं अपना। ठीक, तो आप क्या करोगे, पहले वस्तुओं को गर्म करने के आपने नियम ले लिया, फिर उसको विधि लोगे, बच्चों के सामने आप विधि लोगे कि पहले हम धातु लेते हैं, धातु को इसमें इसमें एक बर्तन में रखते हैं, उसको इतनी हीट दी जाती है, इतनी हीट पर वो धातु पिघलने मतलब कि थोड़ी पिघलने लगती है, फैलने लगती है। तो ये विधि ले ली। तो आप ये इसमें क्या होगा, आप नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हो। कहां जा रहे हो आप? अब नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हो। यही हमारा क्या हो गया, यह हमारा निगमन विधि हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हमारा निगमन विधि हो गया। सामान्य से विशिष्ट मतलब सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। देखो, ये सारी चीजें जितनी है ना, ये वाले जितने ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, क्योंकि ये जो है सारे ये चीजें आपसे पूछता ही है। ये चीज आपसे पूछेगा कि कौन सी विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, आप निगमन विधि बताओगे। सामान्य से कौन सी विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, निगमन विधि की ओर जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो आगमन विधि की ओर जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, विशिष्ट से यहाँ पर लिख लेना आराम से एक, ठीक है, अलग से एक टॉपिक बना लेना। ठीक, विशिष्ट से आप विशिष्ट से कहाँ जाओगे, सामान्य की ओर जाओगे, सामान्य की ओर जाओगे। ठीक है, सामान्य की ओर जाओगे। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या आप दोनों आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, और हमारा जो है एक दूसरे की ओर इसका अंतर भी समझ रहे होगे। ठीक है, आपसे इस यही पूछेगा कि आप बताओ उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि में जाता है, आगमन विधि में, और सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में। और आपसे ये पूछेगा कि भाई निष्कर्ष से तथ्य की ओर कौन सा जाता है, विश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, कौन सा जाता है, विश्लेषण विधि। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको विधियां करा दी, ठीक है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, विश्लेषण विधि, छोटे छोटे भागों को जोड़ना, इसमें जोड़ना है और इसमें तोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ना मतलब इसको तोड़ना और इसको इसमें जोड़ना। ठीक है, इसमें जोड़ना, छोटे छोटे भागों को तोड़ना, छोटे छोटे भागों को जोड़ना, संश्लेषण विधि, और तोड़ना विश्लेषण विधि। ठीक है, और आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आई होप देखो ये प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई हो। ठीक है, आगमन का उल्टा क्या होता है, निगमन होता है। आगमन का उल्टा निगमन होता है। विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण होता है। अनुसंधान विधि, जिसको हम जो हमारी जो अनुसंधान विधि है, ह्यूरिस्टिक शब्द से बना है। इसके खोजकर्ता जो थे हमारे आर्मस्ट्रांग हैं। जो आर्मस्ट्रांग थे वो हमारे, इन्होंने खोज की थी। अब जो हमारा देखो, मैं आपको छोटी छोटी चीजें और करा देता हूं इसमें। छोटी छोटी देखो छोटी छोटी बातें, और ये बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी बातें हैं। देखो, शिक्षण विधियां और उनके जनक, मतलब कि जो अभी तक मैंने आपको शिक्षण विधियां कराई हैं, वो 4 विधियां कराई थी। वो एक विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बाकी विधियां भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो ये पहली क्लास में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे एक विधियां दे रखी हैं और उनके जनक दे रखे हैं। जैसे कि जो हमारी आगमन विधि है, तो आगमन विधि के जो जनक है ना, वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। निगमन विधि के जो जनक हैं वो भी अरस्तु हैं। मतलब कि आगमन और निगमन विधि, इन दोनों विधियों के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर जो विधि है हमारी, वो सुकराती विधि जिसको बोलते हैं, इसके नाम से पता चलता है, लेकिन प्रश्नोत्तर के नाम से याद रखना इसको। प्रश्नोत्तर जो विधि है हमारी,
इसको प्रश्नोत्तर विधि बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर विधि, ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात के द्वारा दी गई थी, ठीक है। आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, क्योंकि जो सुकरात है वो पहले हर एक किसी से बात करता था। बात करने से उससे क्वेश्चन पूछता था और पूछते पूछते उनके निष्कर्ष तक पहुंचता था और निष्कर्ष से पहुंचने के बाद उनका आंसर देता था। इसीलिए सुकरात को एक बहुत बड़ा दार्शनिक मानते थे लोग, ठीक है। अब प्रोजेक्ट विधि, अब प्रोजेक्ट विधि क्या होता है भाई? प्रोजेक्ट विधि ये सब मैं आपको बताऊंगा, प्रोजेक्ट के माध्यम से विधियों में सिखाया जाता है। इसके जो जनक है किलपैट्रिक है। अब खेल विधि, इसमें खेल के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, जिसके जो वो है हमारे जनक वो कोल्डवेल कुक है। डाल्टन विधि हमारे हैं कुक हेलन पार्क हेस्ट। हार्वर्ड विधि पंचपदीय विधि, हार्वर्ड इसने हार्वर्ड ने दी थी ये। किंडरगार्टन विधि जो है फ्रोफेल ने दी। देखो ये सारे के सारे आपको जनक याद रखने होंगे, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में या एग्जाम पेपर में आपको देखने मिलेगा, 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन का नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। आगमन का पूछ लेगा, निगमन पूछ लेगा, ये तो इतने फेमस जो विधियां हैं दोनों कि इसके बारे में पूछते ही पूछता है। और हमारी प्रोजेक्ट विधि और खेल विधि और डाल्टन विधि, ये तीनों की तीनों भी विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो विधियां इंपॉर्टेंट है इतनी, ठीक है। तो ये दो हमारी विधि इंपॉर्टेंट है, ये वाली विधि हमारी दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है हमारी। तो ये आपको विधि याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको जनक याद कर लेने हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर करा है। और जो हमारी मॉन्टेसरी विधि है वो मारिया मॉन्टेसरी के, और किंडरगार्टन विधि प्रोफेल के। ये सारे मैंने आपको नाम लिख रखे हैं, आपको इनको बच्चों याद रखने हैं और याद करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी विधियों के जनक जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि देखो और निगमन विधि ये मैंने आपको कराए थे। मतलब कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उदाहरण से देखो, सारे आपको ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में। बताओ कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर जाती है? तो आगमन का राइट आंसर आगमन विधि। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कौन जाते हैं भाई? आपको प्रत्यक्ष उदाहरण क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। उदाहरण जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, और प्रमाण क्या होता है? वो हमारा नियम होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। देखो ये चीज अलग है। स्थूल मतलब कि बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं वो स्थूल हो गए, मतलब जानकारी, और सूक्ष्म मतलब कि छोटी छोटी जानकारी की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। विशिष्ट मतलब कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हुई भी है, और वो एक उस सारी की सारी जानकारी से, बहुत सारी जानकारी से आप सामान्य जानकारी, एक छोटी जानकारी तक पहुंच जाते हो। और छोटी जानकारी की मतलब कि एक लाइन और एक समझने वाली बात पर आप निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो, उसको बोलते हैं विशेष से सामान्य की ओर जाना, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आगमन विधि से क्वेश्चन रिलेट करना, और ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं। निगमन विधि, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, यह आपको मैंने कराया विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर, और जो हमारा है आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये रहा हमारा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। कहां? निगमन में। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, मतलब कि जो प्रमाण आपको पहले से प्रमाण मालूम है, आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, उसको तोड़ तोड़ के चीजें निकाल रहे हो, वो हमारे क्या हो गया? निगमन विधि हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या चीज है भाई? देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? तो वो कौन सी विधि थी हमारी? संश्लेषण विधि। देखो तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है, तथ्यों को एकत्रित, जोड़ना, जोड़ रहे हो ना, एकत्रित करने का मतलब कि जोड़ना, जोड़ रहे हो। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित मतलब कि जोड़ दिया जाता है, वो कौन सी विधि कहलाती है? वो संश्लेषण विधि कहलाती है। गणित शिक्षण में अज्ञात से, गणित शिक्षण में आप क्या है, आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण, आप कहां जाते हो? शिक्षण जो है हमारा सिद्धांत का पालन करता है, वो हमारा कौन सा आता है? विश्लेषण विधि होता है, ठीक है। कौन सी विधि होती है? वो विश्लेषण विधि होती है। तो जो गणित शिक्षण में ना, हम गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। कहने का मतलब कि गणित जो हमारे है, जो गणित को जब हम गणित को पढ़ाते हैं ना, तो हम जब गणित को पढ़ाते हैं, तो गणित को जब पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम छोटी छोटी चीजों को तोड़ते हैं, तोड़ना होता है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी चीजों को तोड़ रहे होते हैं, तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? तोड़ने के बाद मतलब कि अज्ञात चीजों से हम क्या पहुंचते हैं? ज्ञात की ओर चीज पहुंचते हैं, मतलब कि हम निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं,
ठीक है, मतलब कि गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। वो विधि हम जो यूज करते हैं उसमें हम विश्लेषण विधि करते हैं। आपको सीधी सी बात याद रखनी है, जब हम गणित पढ़ाते हैं, हम गणित पढ़ाने में हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब कि उसमें छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं उसको। ठीक है, आपने भी देखा होगा, एक आपको क्वेश्चन दे दिया, आप छोटी छोटी चीजों में तोड़ते चले जाएंगे, आप निष्कर्ष तक पहुंचते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। उच्च प्राथमिक, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं? तो जब आप फिफ्थ या सिक्स के बाद या सिक्स सेवन्थ या एट्थ में जाते हैं, तो वहां पर हमारे जो है गणित की शाखाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमारा अंकगणित हो जाता है, बीज गणित हो जाता है, ज्यामिति हो जाती है। ये शाखाएं जो होती हैं सम्मिलित हो जाती हैं हमारी। ठीक है, गणित शिक्षण में, गणित जो शिक्षण है उसमें आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज और देखना ध्यान। देखो ये जो हमारा आगमन विधि है और जो विश्लेषण विधि है, मान लीजिए ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी क्या है, ये हमारा एक तरीके से सेम है। ठीक है, तो अब देखो गणित शिक्षण में जब हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, तो जो आगमन विधि अप्लाई करते हैं, शिक्षण सूत्र ये होता है हमारा विशिष्ट से आप सामान्य की ओर जाते हो। ठीक है, गणित शिक्षण की बात बता रहे, कहने का मतलब इसमें भी यही सारी की सारी चीजें हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आपको तोड़ रहे हो उनमें, और तोड़ने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गणित में आगमन विधि का जो है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं जब हम आगमन विधि का यूज करते हैं। किसमें? अब देखो एक सामान्य सब आती है, जब गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखो जब हम गणित पढ़ा रहे होते हैं ना, तो गणित पढ़ाने के लिए आपको मालूम होगा कि हम बहुत, जब हम एक फॉर्मूला दे देते हैं आपको, भाई ए प्लस बी का जब फॉर्मूला देते हैं, तो भाई ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या होते हो, बहुत सारी चीजें उसको जोड़कर आप बनाते हो उसमें। जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, मतलब आपने ये, आप मैंने ये पूछा और आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन इसमें ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ना उस तक पहुंचने के लिए पहुंचते जाते हैं, आप उस पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें आपको निकालने के लिए ये सारी चीजें याद होती हैं, तो आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली जो विधि होती है वो हमारी आगमन विधि होती है। ठीक है, क्यों, हम जब एक व्रत निकालते हैं उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, और तोड़ते तोड़ते हम एक उसको लिखते जाते हैं, उसका मान लिखते हैं, फिर उसका मान लिखते हैं, फिर उसका मान लिखते हैं, और लिखते लिखते जो क्या होता है, हमारा व्रत की परिधि का सूत्र निकल गया आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब ये सारी चीजें मैंने आपको कराई दी हैं, तो इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन आपको सारी की सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि भाई आगमन विधि के जनक अरस्तु, निगमन विधि के अरस्तु, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक, डाल्टन विधि के कु हेलन पार्कहेस्ट, किंडरगार्टन विधि के फ्रोफेल। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बच्चों का बगीचा। मॉन्टेसरी विधि के जनक है मारिया मॉन्टेसरी। हॉरिस्टिक विधि के जो जनक है आर्मस्ट्रांग है। हॉरिस्टिक विधि मतलब अनुसंधान विधि। हॉरिस्टिक से शब्द का अर्थ खोज करना होता है, मतलब कि हॉरिस्टिक से जो शब्द है उसका मतलब क्या आता है, खोज करना होता है। ग्रीक शब्द में हॉरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है, उत्पन्न करना होता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक जो होते भारत में, किसमें, भारत में जो बेसिक शिक्षा प्रणाली की जो पहल करी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप दोस्त मेरे साथ बने रहेंगे और आज जो मेरी क्लासेस हैं उसको प्रॉपरली तरीके से आप देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जिसको इस प्रकार से इसको नीड है। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रही हैं, और तैयारी करते रहिए। ठीक है, कभी भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच।